हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज की क्लास के अंदर डस्ट ऑफ स्नो जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। छोटी सी पोम है, बिल्कुल छोटी सी पोम है, बट आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, आप लोगों को इसका सारा मीनिंग भी हो जाएगा, इसका सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। केवल एक वीडियो और आपका डस्ट ऑफ स्नो खत्म, एकदम खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं और सबसे इजी तरीका है मार्क्स लाने का। तो डस्ट ऑफ स्नो जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, आखिरकार ये कविता क्या कहती है, ये पोएम हमें क्या समझाती है? देखो भाई, लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी मूड इस पोएम के जरिए हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा खराब था और उनका मूड किसने ठीक किया। अब हमारा मूड अक्सर हमारे दोस्त वगैरह ठीक करते हैं, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का यहां पर मूड ठीक करता है एक कौवा। जी हाँ, एक कौवा, अ क्रो। कैसे हुआ, क्या होगा? आके कोई जोक सुनाया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, मजेदार होने वाली है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन 1874 फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। इन हिज लाइफ टाइम अब उनकी अचीवमेंट बता दी जाती है कि अपनी जिंदगी में ही वन मोर देन वन पुलित्जर प्राइज, एक से ज्यादा पुलित्जर प्राइज इन्हें मिला। द प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी हैड आल्सो ऑनर्ड हिम विद अ स्पीच। इन्होंने भी इनका सम्मान किया था फॉर हिज पोएम रिटन इन द ऑनर ऑफ कैनेडी। उन्होंने उनके सम्मान में जो कविता लिखी थी, तो अपने स्पीच में उन्होंने उनकी तारीफे शरीफे कर दी थी थोड़ी बहुत। ही passed away in the year 1963 में, भगवान जी को प्यारे हो गए थे 1963 में। His poem have relevance even today। बोले इतने साल पहले का बंदा, कब इन्होंने पोएम लिखी, बट अब तक इनका रेलेवेंस है। मतलब आज तक कभी भी पढ़ लोगे ना, तो अभी भी आपको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी मैसेज इनकी पोएम्स देना चाहती हैं वो क्लियरली अभी भी वैलिड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको थीम पता होना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट डिपिक्ट्स अ सिंपल मोमेंट। अब इस पूरी पोएम में ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोमेंट के बारे में है कि एक ऐसा मोमेंट हुआ और मेरा दिन बदल दिया उसने। बिल्कुल एकदम जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, चकदे फट्टे नपदे गिल्ली हो गया एकदम। बट इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। बोले वो छोटा सा चीज था एक, बट उसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था भाई। कैसे? द पोएम इज सेट ऑन अ विंटरी डे। कब की है ये जो पोएम है? एक बढ़िया ठंड वाले दिन की है, जब बहुत सारी बर्फ वगैरह गिर रही है, अच्छे खासे कपड़े शपड़े पहने हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द स्नो इज फॉलिंग हेविली, बहुत तेज बर्फ गिर रही है। द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट ऑल होप। अब पोएट बहुत ज्यादा निराश है, सारी उम्मीदें खो चुका है, उसे लग रहा है जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में। ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब एक हेमलॉक ट्री आपने देखा है, अलग अलग जो भी चीजें हैं ना, उनका अलग अलग मतलब इंपॉर्टेंस होता है या सिंबल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्रो एक बुरा सिंबल माना जाता है ना, जैसे बिल्ली का हमारे सामने से निकल जाना एक बुरा सिंबल माना जाता है। दूध का उफन जाना एकता कपूर के नाटक में एक बुरा सिंबल माना जाता है। अब तुम बताना कि तुम्हारे घर में किस चीज को एक बुरा सिंबल माना जाता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ। ही इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। यहां पर वो जो हेमलॉक ट्री बोला ना, हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री है, इसको भी एक बुरा सिंबल माना जाता है। डेथ से, सैडनेस से, है ना, ग्लूम से, इनसे इसका रिलेशन दिखाया जाता है। अब अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट चेंजेस हिज सैड मूड इनटू अ हैप्पी मूड। अब एक छोटी सी चीज ने दोनों उल्टी चीजों के जरिए उनका मूड ठीक कर दिया। अब क्रो कुछ अच्छा कर सकता है? हमारे मानने में तो नहीं कर सकता। अभी कोई एक पॉइजनस ट्री कुछ अच्छा कर सकता है? अब हमारे मानने में तो नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर इन्हीं चीजों को तोड़ा गया है कि आप सोचते हो, है ना, आपने काले रंग को क्या बना दिया है? अपशगुन बना दिया है। बट ऐसा नहीं होता है यार, ये सब कलर्स है, आपने बनाया है। आप क्यों बोल रहे हो कि ये अच्छा कलर है, ये बुरा कलर है? हमने खुद बनाया ना। तो द पोएम टीचर्स अस दैट वन शुड नेवर बी डेस्परेट एंड होपलेस। एक तो मेरे को ना ओ में दिक्कत आती है, मेरी टंग एकदम ट्विस्ट हो जाती है। होप पता नहीं कैसे बोलती कैसे हूं मैं। होप, देखो सी, होपलेस बोला है, होपलेस बोलती हूं मैं।
देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, देखो स्कोप, मेरे को ओ बोलने में दिक्कत आती है, मैंने अभी रियलाइज किया जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है कि मेरे को दिक्कत है, मैं फ्लो में बोलती हूँ, हमेशा गलत बोलती हूँ, इसीलिए अब से तुम मेरी क्लास लिया करोगे, प्लीज मुझे इग्नोर करना इस चीज के लिए। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर अ चेंज, ठीक है। तो वो कहते हैं आपको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए जिंदगी में कि सब कुछ खत्म हो गया। हमेशा भगवान 100 दरवाजे बंद करेगा तो कोई एक छोटी सी खिड़की खुली छोड़ देता है जहां से रोशनी आती है, और बस तुम्हें वो पहचाननी होती है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं पोम को। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब पोएट जो है वो बढ़िया अपने कपड़े शपड़े पहने हुए हैं, बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और वो चल के जा रहे हैं, एकदम मूड खराब है, हताश है, निराश है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, अब क्रो ने क्या किया, अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहा होगा, झटक रहा होगा। शूक डाउन मतलब शेक किया उसने, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब वो आके पता नहीं हेमलॉक ट्री पे बैठा, वो हिला, उसने अपने आप को एडजस्ट किया, या वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसने कुछ तो किया। अब क्योंकि वो हिला, उससे जो बर्फ थी वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आके गिरी। अब यहां पे हेमलॉक ट्री पूछा जा सकता है क्वेश्चन की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, बता देना कि ये एक पॉइजनस ट्री बताया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसका रेलेवेंस अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि बेशक हेमलॉक का नाम सुन के आपके दिमाग में आए कि ये तो नेगेटिव एक चीज है, बट पॉजिटिव काम कर रही है यहां पर। तो वो सब चीजों को तोड़ रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल हताश है, निराश है, बट आप कुछ ना कुछ कर दोगे। आपको अभी लग रहा है आपने कुछ नहीं मचाया, पर एक दिन आप मचा दोगे, है ना, मम्मी पापा को करके दिखा दोगे। द पोम टेक्स प्लेस व्हेन द पोएट इज फीलिंग सैड एंड वॉकिंग बाय। तो पोम मतलब ये आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, अगर पीडीएफ आपको जब मिलेगा तो आप इजीली सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो पोम का क्या सेटिंग दिखाया है कि वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे, तो एक कौवा आता है और वैसे ऐसे शेक करके चला जाता है। अब वो ट्री जो है वो पॉइजनस है, एंड एज ही वॉक्स अ क्रो एक्सीडेंटली ड्रॉप्स सम स्नो ऑन हिम। तो वो थोड़ी सी उनके ऊपर स्नो गिर देता है। इट्स अनक्लियर एग्जैक्टली व्हाट वेयर द स्नो लैंड्स। अब हमें ये नहीं बताया कि सर पे गिरती है, नाक पे गिरती है, कंधे पे गिरती है, कहां गिरती है, बट गिरती है, ठीक है ना। डजंट स्पेसिफाई व्हाट द क्रो वाज डूइंग, और उन्हें बताया भी नहीं कि एक्चुअल में क्रो क्या कर रहा था, ठीक है। The crow could have been landing, shivering, adjusting itself, or taking off, but whatever the action it sends, some snow particles onto the poet. Both the hemlock tree and the crow symbolize sadness. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने आंसर्स में लिखना कि दोनों हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो क्या सिंबलाइज करते हैं, सैडनेस, ग्लूम, रिफ्लेक्टिंग द पोएट्स मूड। अब इन दोनों का जो रेलेवेंस है वो क्या है कि वो पोएट के मूड को दिखा रहे हैं कि वो भी डिप्रेस है ना, नेगेटिव दोनों दिखाया जा रहा है कि भाई जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है अभी, एकदम मतलब कि ऐसे तनतनाया हुआ माहौल है दोनों तरफ। पर हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, बोले इतनी सी चीज हुई और मेरा दिल बदल गया, मैं पिघल गया भाई, मैं पिघल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। और बोले जो बाकी का दिन मैं खराब करने वाला था ना, वो इस छोटे से क्षण ने मेरा बढ़िया कर दिया। सो रूइंड मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। अब कहने का मतलब यहां पर क्या है कि वो एक छोटे से मोमेंट ने, जो मैं पूरा ऑलरेडी दिन बर्बाद कर चुका था या आगे आने वाला दिन बर्बाद करने वाला था, वो मेरा बचा लिया, और जो बर्बाद कर चुका था उसको भी ठीक कर दिया। तो मुझे रिग्रेट हो रहा था कि क्या मैं सारा दिन से इसको बर्बाद किए हुए हूं, है ना। छोटी छोटी चीजें लाइफ में आपको खुशी दे सकती है, वो आपके ऊपर है कि आप खुशी कहां से ढूंढते हो, है या नहीं। अरे बोलो भाई। फॉर रीजंस अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे। अब बहुत सारे अननोन रीजंस की वजह से, अब मुझे मतलब यहाँ पे हमें नहीं बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि पंगा क्या था, मतलब पैसे नहीं थे, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, मम्मी पापा ने डांट मारी थी, काम नहीं चल रहा था, कुछ तो रीजन रहा होगा, बस वही चीज यहाँ पर हमें नहीं पता क्या थी जिसकी वजह से वो डिप्रेस थे। बट फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। लेकिन वो थोड़ी सी बर्फ जब गिर गई तो उससे उनका मूड एकदम बढ़िया हो गया, एंड ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड। अब पूरा का पूरा दिन तो वो बेकार मूड में बिता ही चुके थे,
अब रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो, लेकिन बाकी का दिन जो है वो कौवे ने मतलब क्रो ने बचा लिया, एंड द हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री ने भी। तो अब ये क्या सिंबलाइज करता है, तो अब ध्यान से इस पैराग्राफ को देखना। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। अपने आंसर में यूज करना इसको कि आमतौर पर हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो नेगेटिव रेफरेंसेस में यूज होते हैं, बट द पोएट यूज्ड देम ब्यूटिफुली। लेकिन पोएट ने उनको बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। टू पोर्ट्रे एन इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू, कि ये जो तुम सोचते हो ना कि बहुत ही अपशगुन वाली चीजें हैं, ये भी तुम्हारी लाइफ में खुशी ला सकती हैं ब्रो। इसीलिए किसी भी चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमेशा एक उम्मीद जो है वो अपने अंदर जगाकर रखनी चाहिए। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। एक इंसान को कभी भी चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। एंड हमेशा हमें अपना दिल खुला रखना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए उन सब चीजों को जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। और इस तरीके से ये छोटी सी कितनी लाइंस की है यार, देखना एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 से 8 लाइंस में है ना, वो कंप्लीट लाइंस भी नहीं है, मतलब एक ही वो चल रहा है, एक ही सेंटेंस चल रहा है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री राइट हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड। मतलब इतने में तो लिख दी, पोम लिख दी जो किताबों में छप गई। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी देखो क्या बढ़िया फायदा उठाते कि छोटी छोटी चीजों की कविताएं बना के, पोम बना के और लगा दिया, और बच्चे पढ़ रहे हैं सालों साल, और बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं। राइट चलिए आइए जानते हैं सेंट्रल आइडिया इसका। The central idea of Dust of Snow by Robert Frost is that small seemingly insignificant moments in nature, कि बहुत से बार ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हों, insignificant जो important नहीं है, ऐसी चीजें नेचर की can have a powerful positive impact, वो भी एक बहुत ही strong और एक powerful impact आपके ऊपर डाल सकती हैं, हमारे मूड के ऊपर एंड आउटलुक ऑन लाइफ, और जो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया है उसे बदल सकती हैं। इन द पोम द पोएट एक्सपीरियंसेस अ शिफ्ट इन हिज मूड। अब पोम के जरिए हमने क्या देखा कि पहले मूड खराब था, फिर शिफ्ट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है जब वो स्नो जो है हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर गिरती है। अनएक्सपेक्टेडली लिफ्टिंग हिज स्पिरिट। अब उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी चीज उसका मूड एकदम बढ़िया कर देगी। बहुत सी बार हम बहुत उदास होते हैं, बट एक फोन कॉल जो आता है हमारे दोस्त का, वो हमारा मूड बढ़िया कर देता है। थोड़ी सी देर अगर हम बाहर घूम के आ जाते हैं तो हमारा मूड ठीक हो जाता है, हम फ्रेश फील करते हैं। तो नेचर ऐसी ही चीज है, नेचर हमें ब्लेस कर रखा है इन सब चीजों से, बट हमारे ऊपर है कि हम कैसे चीजों को लेते हैं, है ना। सो द पोम एम्फसाइजेस दैट इवन इन मोमेंट्स ऑफ ग्लूम, पोएट साफ साफ बोलता है और पोम भी इसी बात पर जोर दे रही है कि कोई भी उदासी का मोमेंट है, नेचर हैज एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट चेंज। नेचर के अंदर ये ताकत है कि वो चेंज ला सकती है, रिमाइंडिंग अस नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और हमें ये याद दिलाती है कि हमें चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। टू बी ओपन टू द अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स लाइफ ऑफर्स, और हमें उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए जो जिंदगी हमें देती है। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, पूरे पोएम का एक एक मीनिंग, सार, सब कुछ इसके अंदर है। इतना काफी है आपके लिए, पूरा पोएम समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखवा दिया है, सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दिया। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हमारी पोएम समाप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, What does the poet say has changed his mood, और पोएट क्या कहता है किस चीज ने उनका मूड बदला। How has the poet's mood changed, और पोएट का मूड कैसे बदला। तो एक ही बात है, घुमा फिर आगे वही पूछा हुआ है। So a dust of snow are snowflakes। Dust of snow क्या है, snowflakes है, स्मॉल छोटे सॉफ्ट पार्टिकल्स हैं किसके, बर्फ के, that settle over various objects on the earth, जो गिरते हैं तो वही जम जाते हैं। ठीक है, जहां पर भी, पेड़ों पर, इधर उधर, घरों पर, जमीन पर। The dust of snow shook down by a crow। अब ये किसने गिराई, क्रो ने, on the poet, पोएट पर, from a hemlock tree changed his mood। हेमलॉक ट्री से जिसने उनका मूड चेंज कर दिया। The poet's mood has changed for the better, और पोएट का मूड भाई बदल गया, और उन्होंने जो बचा हुआ भी अपना दिन था वो बचा लिया, और जो दिन वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके थे उसमें रिग्रेट कर रहे थे कि आखिरकार मैं क्यों इतना उदास था,
है ना। मुझे देखना चाहिए कि मैं खुशी कहां से ढूंढ सकता हूं, वो मेरे ऊपर है। Earlier he was in a sad and depressed mood. पहले वो बहुत sad और depressed mood में थे, but now he is in a joyful and cheerful mood. लेकिन अब वो एक बहुत ही joyful और cheerful mood में आ गए। Next question. How does Frost present nature in this poem? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉस्ट जो है नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं इस कविता में, इस पोम में। The following questions may help you to think of an answer. अब कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, ये हमारी मदद करेंगे। अलग अलग देखते हैं। What are the birds that are usually named in poems? अक्सर कौन से बर्ड्स का नाम पोम्स में पूछा जाता है या लिया जाता है? जैसे पिजन का नाम लिया जाता है, पिकॉक का नाम लिया जाता है यूजुअली, है ना, नाइटिंगेल का नाम लिया जाता है, इनका नाम यूजुअली लेते हैं, बट क्रो का नाम कौन लेता है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोम्स? आपको लगता है अक्सर कौवे पे कोई कविता बनी है, कौवे पे कोई पोम बनी है? What images come in your mind when you think of a crow? और क्या इमेज आपके दिमाग में आती है जब भी आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं? प्लीज फटाफट से मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम्हारे दिमाग में आता है जब तुम एक क्रो के बारे में सोचते हो। ठीक है ना। The poet presents nature both in its brighter and darker aspects. अब पहले वाले का जवाब कि फ्रॉस्ट प्रेजेंट कैसे करता है नेचर को, तो पोएट प्रेजेंट करते हैं नेचर को दोनों एस्पेक्ट में, इन इट्स ब्राइटर एंड डार्कर एस्पेक्ट्स, ब्राइटर एस्पेक्ट्स में भी और डार्कर एस्पेक्ट्स में भी। कैसे? द स्नो कवर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ लुक वेरी ब्यूटिफुल। अब बर्फ से ढकी हुई चीजें तो बहुत सुंदर लग रही हैं। ऑन द अदर हैंड द क्रो इज एन अगली बर्ड। दूसरी तरफ क्रो एक अगली बर्ड है एंड इज रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस, और उसको इनऑस्पिशियस, अशुभ माना जाता है कहीं ना कहीं। राइट, तो अलग अलग कंपैरिजंस दिखाए गए। राइट, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स? अब देखो, द बर्ड्स दैट आर यूजुअली मेंशन्ड इन पोम्स आर कुकूज, नाइटिंगेल्स, रॉबिन्स। अच्छे सुंदर सुंदर, है ना, ऑल सॉन्ग बर्ड्स। क्रो इज नॉट मेंशन्ड इन पोम्स बिकॉज इट इज एन अगली बर्ड। क्रो को नहीं मेंशन किया जाता क्योंकि वो एक गंदा दिखने वाला है ना, बर्ड। Besides, the cawing of a crow is very jarring. The images that coming in the mind are that the crow is an ugly bird. अब वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जब कौवा काएं काएं करता है ना, तो इरिटेशन होता है उस चीज से, बहुत प्रॉब्लम होता है उस चीज से। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में तो इसको इनऑस्पिशियस भी मानते हैं ना, अशुभ मानते हैं ना, कौवे की काएं काएं करना, है ना। तो वही चीज बताई जा रही है। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? A hemlock tree is a poisonous tree, है ना, एक poisonous tree है। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak? अब poet ने भी hemlock tree को ही क्यों लिया? दूसरे अच्छे अच्छे ट्रीज के भी नाम ले सकता था, ओक ट्री का नाम ले सकता था, बट उन्होंने हेमलॉक ट्री को ही क्यों बोला? द पोएट, इट स्टैंड्स फॉर सॉरो। अब वो पॉइजनस ट्री है और उसका रेफरेंस क्या होता है कि वो दुख के लिए सिंबल है। The poet does not write about a more beautiful tree. उन्होंने एक ज्यादा खूबसूरत पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा? Because he wants to present the darker aspect of nature. क्योंकि वो क्या प्रेजेंट करना चाहते थे? नेचर के डार्कर एस्पेक्ट्स, कि हम मानते हैं कि ये अगली है, ये पॉइजनस है, पर ये भी नेचर का ही हिस्सा है और ये भी हमें वो ही हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि बाकी की अच्छी अच्छी और ब्यूटीफुल चीजें। Right? What do the crow and hemlock represents, joy or sorrow? तो अगेन देखो, ये 2-3 क्वेश्चंस ही इसमें से बनते हैं यूजुअली कि हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रो क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहे हैं नेचर के साथ। ठीक है, तो पोएट क्या कहना चाहता है? यूजुअली ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आता है। अभी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, आपको अगर वो भी करने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों के लिए वो भी आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। और मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। प्लस आज की क्लास में लिटरेरी डिवाइस नहीं करवाऊंगी क्योंकि लिटरेरी डिवाइस का एक अलग से प्रॉपर आपके लिए क्लास लाऊंगी जिसमें आपको पहले समझाऊंगी, ताकि कोई भी पोएम आ जाए आप आराम से अपने आप सारे लिटरेरी डिवाइसेस को ढूंढ सकें। ठीक है, सो व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट्स, जॉय और सॉरो? अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो? द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो। ये दोनों चीजें सॉरो रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ नेचर, डार्कर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, कि भाई बुराई, दुख, दर्द, ठीक है, ये दिखाते हैं, और वो दिखने में भी अच्छे नहीं है, पॉइजनस है, उनकी काएं काएं से इरिटेशन होती है।
दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिप्रेशन एंड सॉरो। वो एक डिप्रेशन और सॉरो का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स द ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। और जबकि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो नेचर का एक ब्राइटर एस्पेक्ट दिखाती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती है। इट हैज ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। अब उसने पोएट के मूड में चेंज लाया, डस्ट ऑफ स्नो ने लाया, पर वो किया किसने? कौवे ने, जो कहां बैठा था? पॉइजनस ट्री पर। Earlier he was in a sad mood, but when the dust of snow fell on him, पहले वो बुरे मूड में था, लेकिन जब वो गिरी उसके ऊपर बर्फ, became joyful and cheerful। एकदम से भाई हमारे जो पोएट जी हैं वो मस्त एकदम खुश खुश हो गए। Right? Have there been times when you feel depressed, hopeless? How you experience a similar moment that changed your mood that day? अब ये आप लोगों का है, ठीक है, कि भाई आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर लिख सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है, हम बहुत सी बार ऐसे डिप्रेस फील करते हैं। तो आप अपना मोमेंट लिखना है इसमें कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ लाइफ में जिसने, बहुत एक छोटी सी चीज ने आपके मूड को एकदम बढ़िया कर दिया। राइट? तो ये थी हमारी आज की क्लास जो थी डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों के यहां पर कौन सी ऐसी चीज है जो अशुभ मानी जाती है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।